दोस्तों नमस्कार, मैं शिवम कुर्मी अपने चैनल लेट्स डू इट जीके के साथ। जी हाँ, तो आज की क्लास जो है दोस्तों बहुत ही शानदार होने वाली है। आज कक्षा 10वीं गणित, जी हाँ 10th क्लास एमपी बोर्ड का जो पेपर चल रहे हैं, जो कि पेपर आपका 11 तारीख को है, उसके लिए बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन जो है हम लेकर आए हैं। और पूरे वीडियो में आप देखिएगा क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन, और 80% क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल फंसने के चांस हैं, तो एक भी वीडियो स्किप ना करें। तो एक बात और हम आपको बता दें कि इस पूरे वीडियो में अभी हम सिर्फ इस फर्स्ट वीडियो में आपको 2-2 नंबर वाले जो क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, उनको यहाँ पर से क्लियर कराएंगे। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि यदि आपको अल्फा प्लस बीटा मतलब से सम ऑफ जीरोस दिया है और अल्फा इंटू बीटा अर्थात से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, ठीक है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल यदि आपको गिवन है, कितना कितना दिया हुआ है दोस्तों, -3 और 2, कितना दिया है, -3 और 2। दोस्तों क्वेश्चन को हम पूरा डिटेल में ना लिख के जो है शॉर्ट में लिखेंगे, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आसानी से, जिससे कि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट हो सके एक ही वीडियो में। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बनाना है। तो देखते हैं हम, यहां पर हो जाएगा गिवन ये दोनों है, क्या दिया है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघातीय समीकरण बनाने का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला होता है। अब इनकी वैल्यू आप रख दीजिए, तो हो गया x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस माइनस प्लस का 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन और यही आपका आंसर है। हम आपको फिर से बता दें दोस्तों कि 2 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन हैं पूरे के पूरे हम यहाँ पर कराएंगे, और एक बार इस वीडियो को जरूर देख लें और पेपर में आप जरूर देख लें कि क्वेश्चन फंस रहे हैं या नहीं फंस रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं, बहुपद बोल सकते हैं हम, द्विघाती बहुपद दिया हुआ है 3x² प्लस 4x माइनस 4। ठीक, तो इसके आपको जो है जीरोस निकालना है, शून्यक निकालना है। तो इसको हम सबसे पहले तो नाम दे देते हैं। तो लेट px इज इक्वल टू 3x² प्लस 4x माइनस 4। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमने नाम दे दिया। तो अब जब हमें इसका शून्यक निकालना है, जीरोस निकालना है, तो हम px को 0 मानते हैं। तो px इज इक्वल टू 0 फॉर जीरोस, मतलब शून्यक के लिए इसको 0 के बराबर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसको कैसे तोड़ना है ध्यान दीजिएगा। x² के कॉफिशिएंट का कांस्टेंट वैल्यू के साथ यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 3 4 जा 12। हमें 2 ऐसे नंबर बताइए जिनका मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आए, 4 आना चाहिए दोस्तों। कितना आना चाहिए, 4। तो देखो ये हो जाएगा प्लस का 6x और माइनस का 2x। 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 और 6 2 जा 12, तो -4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स देखो 3x कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा केवल x प्लस 2। x प्लस 2, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर भी x प्लस 2 है, यहाँ भी x प्लस 2 है, तो दोनों से फिर से हम x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा मित्रों 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार इसके इक्वल में 0 लिख लें तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -2। इतना तो आप जानते होंगे, ट्रांसपोज करने पर ये प्लस का जो है माइनस हो गया। इसी तरीके से 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2/3। आपसे जीरोस निकालने के लिए बोला था, तो फर्स्ट जीरो से आ गया मान लो -2 और सेकेंड आ गया 2/3। ये सेकेंड क्वेश्चन था दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन है, आपको जो है जीरोस फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है। क्वेश्चन 3 की बात कर रहे हैं। आपको यदि पॉलिनोमियल्स दिया है 4u² प्लस 8u, क्या दिया है, 4u² प्लस 8u, तो इसको नाम दे दें। तो ये हो जाएगा pu इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब पॉलिनोमियल्स या बहुपद की बात होती है तो कभी भी आप इक्वल में 0 ना लगाएं, क्योंकि पॉलिनोमियल्स के राइट हैंड साइड में 0 नहीं होता है, इक्वेशन के राइट हैंड साइड में 0 होता है। अब हमें इनको जीरोस निकालना है। फॉर जीरोस pu इज इक्वल टू 0, मतलब जीरोस के लिए pu की वैल्यू 0 के बराबर रखेंगे। तो ये हो जाएगा 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। इन दोनों से 4u कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा u, यहाँ बचा 2 इज इक्वल टू 0। 2 फैक्टर हो गए, इसके इक्वल में 0 लिख लो, तो ये हो जाएगा 4u इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू 0/4, तो u इज इक्वल टू 0। क्लियर।
सेम कंडीशन यहाँ पर लिखेंगे, u प्लस 2 इक्वल 0, तो u इज इक्वल टू माइनस का 2 ट्रांसपोज होने पर तो आपके आंसर आ गए। आपसे सिर्फ 0 पूछा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 0 एंड -2। क्वेश्चन पर कहीं पर भी यदि आपको डाउट हो, क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ 2 नंबर वाले इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे कि आपका जो है 70% 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो है इसी से आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे हम अगले क्वेश्चन की बात करें कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। फोर्थ क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो 2 बिंदु हैं, लेट द गिवन पॉइंट, पहले पॉइंट को हमने P मान लिया, पॉइंट दिया है A और B, और दूसरे को मान लिया Q, तो पॉइंट दिया है आपका -A एंड -B। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है दोस्तों PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पर देखो ये वैल्यू x और ये y, x और y, तो ये x1 y1 x2 y2 हम यहाँ डायरेक्ट रखे दे रहे हैं आप। तो PQ इज इक्वल टू अंडर रूट -a स्क्वायर, ये देखो ये -a का स्क्वायर प्लस -b का स्क्वायर इक्वल ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस -2a का स्क्वायर -2b का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर और 2b का स्क्वायर हो जाएगा 4b स्क्वायर। तो यहां से 4 दोनों से कॉमन आ जाएगा, यहां भी और यहां भी, तो यहां बचेगा केवल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 जो है 2 का स्क्वायर रूट है, तो ये 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो हमने उसको 2 से बाहर निकाल लिया, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही आपका आंसर। इन दोनों बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट है आपको जो है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है फाइंड करना है। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th पॉलिनोमियल से दोस्तों, इसको नाम दे दिया px इक्वल 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो लेट जीरोस निकालने के लिए लेट px इज इक्वल टू 0, मतलब इसको 0 के इक्वल में रखते हैं, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब अभी हमने इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का कांस्टेंट के साथ मन में मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 4 6 जा 24। कितना हो गया? 4 6 जा 24। हमने अभी जो बताया था 6 4 जा 24, तो ये हो गया 4x स्क्वायर। अब ऐसे दो नंबर देखो 24 आया, ऐसे दो नंबर इसको तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 24 आए, 6 4 जा 24 और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर बीच की टर्म आए, तो कितना हो जाएगा? 5 8 जा नहीं 5 8 जा नहीं होगा, 24 चाहिए है ना, 6 4 जा 24, हाँ 8 3 जा 24, कितना हो जाएगा? 8 3 जा 24 और 8 से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस का 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 8x माइनस 3x माइनस 6। 8 3 जा 24 और 8x में से 3x गया तो 5x इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म से हम 4x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x प्लस 2। यहाँ से हमने माइनस का 3 कॉमन लिया, तो यहाँ भी बचा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म से हमने x प्लस 2 कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ भी है यहाँ भी है, तो यहाँ बचा केवल 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, है ना। तो एक बार इस फैक्टर के इक्वल में 0 लिख दो, एक बार इस फैक्टर के इक्वल में 0 लिख दो, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 2। सेम कंडीशन 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ट्रांसपोज करेंगे माइनस 3 का, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। ये इनटू में है तो कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। हमें हाँ एक चीज और, क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िएगा। हम ये बोल रहे हैं कि इसके आपको क्या निकालना है? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, है ना, कि सम ऑफ जीरोस निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। तो हमने जीरोस तो निकाल लिया, लेकिन क्या सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इन दोनों का ऐड, तो -2 प्लस 3/4, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर 4 2 जा 8 प्लस 3/4, तो ये हो जाएगा -5/4 सम ऑफ जीरोस। अल्फा इंटू बीटा C/A
है ना। तो अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई करेंगे -2 इंटू 3/4, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा -3/2। ये आपका आंसर। क्लियर है ना, अच्छे से देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, पेपर में बहुत ही कम टाइम है तो हम क्वेश्चन इतने नहीं लिखवा रहे हैं कि टाइम हमारा जो है वेस्ट हो, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। इनको जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल भी इनको नज़रअंदाज ना करें, इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं करना है, एक बार देखकर जरूर जाएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 था शायद, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इफ ABCD इज अ वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। A का मान है 6 1, B है 8 2, C है 9 4 एंड D है P3। क्या कह रहा है, इफ A, B, C एंड D आर वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम शॉर्ट में लिख दिया, कि यदि किसी पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है P की। तो बहुत ही अच्छे से देखेगा, जैसे मान लीजिए कि ये कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, A B C एंड D। तो इसमें दो डायगोनल बनते हैं, एक हो गया AC और दूसरा हो गया BD। ये जो डायगोनल होते हैं दोस्तों पैरेललोग्राम के, ये डायगोनल जो है इसको बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इस AC का सेंटर पॉइंट, मिडल पॉइंट और इस BD का मिडल पॉइंट की वैल्यू जो होगी सेम होगी। और मिडल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मिडल वैल्यू निकालने के लिए दोनों वैल्यू को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं। देखिए जैसे हमने बोला कि 2 और 3 की मिडिल टर्म क्या होगी, तो हम क्या करेंगे 2 + 3 को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा 5/2 और ये कैंसिल होगा तो 2.5, मतलब 2 और 3 के जस्ट बीच की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2.5। क्लियर है, मिडिल पॉइंट निकालना है। तो हम बता दें कि ये इसको बाइसेक्ट करती हैं, ये जो डायगोनल होती हैं पैरेललोग्राम की वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, मतलब इनको बराबर बराबर भागों में बांट देती है। तो कॉन्सेप्ट याद रखना कि AC के सेंटर पॉइंट और BD के सेंटर पॉइंट का वैल्यू जो होगी वो बराबर होगी। तो मिडिल टर्म ऑफ AC एंड मिडिल टर्म ऑफ BD, ठीक है। तो देखो मिडिल टर्म ऑफ AC मतलब इन दोनों पॉइंट की मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे देखिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। हम ये वाला ब्रैकेट लगा रहे हैं, मिडिल ब्रैकेट लगाएंगे। AC मतलब इसके x पॉइंट को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 + 6/2 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 + 4/2 इक्वल। सेम कंडीशन इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 + P/2 और ये हो जाएगा 2 + 3/2। ये इक्वल होते हैं। तो देखो हमें P की वैल्यू चाहिए तो हम सिर्फ इन दोनों वैल्यू को ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 6 15 15/2 इज इक्वल टू 8 + P/2। और आगे बढ़ें तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो हो जाएगा 15 2 जा 30 इज इक्वल टू 8 2 जा 16 16 + 2P। ये प्लस का 16 इस तरह जाएगा तो हो जाएगा 13 - 16 इज इक्वल टू 2P। 30 में से 16 यदि गया, कितना 16, तो ये हो गया 14 इज इक्वल टू 2P। और ये P हमें चाहिए, है ना, तो ये इनटू में है तो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो 14/2 ये 7 टाइम कैंसिल, तो P की वैल्यू आ गई आपकी 7। और यही जो है हमें फाइंड करना था। तो कुछ नहीं है, AC डायगोनल और BD डायगोनल के जो सेंटर पॉइंट होंगे वो इक्वल होंगे, ये करके लिखना है। हमें P वाला पॉइंट फाइंड करना था तो इन दोनों को हम ले लेंगे, क्योंकि ये वाली कोऑर्डिनेट और ये वाले कोऑर्डिनेट जो है आपस में इक्वल है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो ये क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट मतलब से 2x² + 5x + 3 इज इक्वल टू 0 का डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है D = B² - 4AC। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, 2 नंबर वाले, आपको ज्यादा नहीं फैलाना है क्वेश्चनों को। इसके बाद जो वीडियो होगी उसके बाद 3 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चन आपको बाकायदा एक वीडियो में कंप्लीट करा देंगे, ठीक। तो 2x² + 5x + 3 इज इक्वल टू 0 का डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ गई 2। ये देखो, ये x² के साथ जो टर्म होती है वो a कहलाती है और x के साथ जो टर्म होती है वो b और कांस्टेंट वैल्यू 3।
तो d का फॉर्मूला होता है वो देखो लिखा है आपके सामने बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इज इक्वल टू बी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 2 इंटू 3, 5 का हो गया 25 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24। तो 25 में से 24 गया तो 1। तो डिस्क्रिमिनेंट हमें निकालना था तो d की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 1। ये जो है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ लीनियर इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू mx प्लस 3, y इज इक्वल टू mx प्लस 3 लीनियर इक्वेशन है। इफ x इज इक्वल टू -2 हो और y इज इक्वल टू 5 हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m आपको निकालना है। क्लियर है ना? ये आपको एक इक्वेशन दी है, x और y की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो m फाइंड करना है। तो हम सिर्फ इन वैल्यू को क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो y की जगह हमने 5 रख दिया, m x की जगह हमने -2 रख दिया, प्लस 3 हो गया। तो ये हो गया 5 माइनस 3, ये प्लस का ट्रांसपोज होकर इस तरफ आएगा तो माइनस का 3, और इसकी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2m। 5 में से 3 गए तो 2 इज इक्वल टू माइनस का 2m। ये m बस चाहिए दोस्तों हमको, तो ये इसके साथ जो इंटू में है वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो 2 अपॉन -2 इज इक्वल टू m, 2 से 2 कैंसिल, तो m इज इक्वल टू -1। ये आपका आंसर। हमें सिर्फ x और y की वैल्यू पुट करनी थी जो क्वेश्चन में दी रहेगी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हो सकता है कि इन नंबरों को वो चेंज कर दे, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी जो है कम है। अगर कर भी देता है तो हमें वही वैल्यू रखनी है जो आपको गिवन रहे। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म्स एंड गिवन एपी। तो एपी गिवन है वो है 2 -2 -6 एंड -10। नेक्स्ट 4 टर्म निकालनी। नेक्स्ट 4 टर्म का मतलब देखिए 1 2 3 4, तो आपको निकालनी है 5th 6th 7 और 8th टर्म। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि उसने बोला है नेक्स्ट 4 टर्म निकालिए, ये एपी है। तो नेक्स्ट 4 टर्म निकालने के लिए आपके पास ए और डी कंपलसरी है कि होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए और डी। तो सबसे पहले तो देखो गिवन एपी में ए इज इक्वल टू है 2 एंड डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस हो जाएगा a2 माइनस a1, मतलब सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 इज इक्वल टू -4। तो d भी आ गया -4। अब देखो 1 2 3 4 टर्म तो दी है, आगे की 4 और टर्म निकालनी है, तो 6वीं 7वीं 8वीं जो है टर्म निकाल लेंगे। तो 5th टर्म हो जाएगी a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d। ये हम चैप्टर वाइज बता चुके हैं इसके पहले भी। आप चाहो तो जो परीक्षा दिन के सेट जो है सॉल्व कराए गए हैं वहां पर भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी 10th NCERT सॉल्यूशन, परीक्षा अध्ययन और IMP क्वेश्चन की। ठीक, ए की वैल्यू दी है 2 + 4, डी की वैल्यू है -4। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 4 जा 16, 2 में से 16 गया तो ये हो जाएगा -14। इसी तरीके से a6 निकालेंगे तो a + 5d। तो a की वैल्यू 2, 5d की वैल्यू -4, तो ये हो जाएगा 2 - 20। देखिए 4 5 जा 20 और ये बचा आपका -18। सेम कंडीशन a7 निकालेंगे तो हो जाएगा a + 6d इज इक्वल टू 2 + 6 × -4, तो 2 - 6 4 जा 24 इज इक्वल टू -22। ठीक है, a8 निकालेंगे तो a + 7d इज इक्वल टू 2 + 7 × -4 इज इक्वल टू 7 4 जा 28 इज इक्वल टू -26। आपको उसने केवल बोला है क्वेश्चन में ध्यान रखिए फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म, फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म। तो 4 टर्म निकालना है। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 टर्म दी है, तो 5th 6 7 और 8 निकाल लिया। तो आपके आंसर हो गए -14 -18 -22 एंड -26। ये हुए दोस्तों आप 9 क्वेश्चन। कम से कम हम यहाँ पर जो है आपको 30 क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन में 70% जो है 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो है आपके पेपर में कंफर्म है आएगा। देखो आप पढ़ तो रहे ही हैं, यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं से तो पढ़ रहे हैं, और ये क्वेश्चन जो है पेपर जो हम बता रहे हैं वो भी बुक के बाहर के नहीं है। तो आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, है ना, और अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे उनके भी हेल्प हो सके। अकेले उसका फायदा नहीं उठाना है किसी को। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सो दैट गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो 2x - 1
एंड x माइनस 3 इज इक्वल x प्लस 5 एंड x माइनस 1। कह रहा है कि ये जो इक्वेशन गिवन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन होती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर होती है वो होती है 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है 2। ये सिंगल भी हो सकता है, यदि ये इस तरीके से भी लिखा होता, कोई जरूरी नहीं है कि ये दो टर्म उसके साथ हो, सिंगल टर्म भी हो लेकिन कौन सी हो, स्क्वायर वाली टर्म जरूर हो। किस पर, वेरिएबल पर स्क्वायर लगा हो तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो यही चीज हमें बतानी है। तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ये तो आपको मालूम है, फिर भी हम देखो लिख देते हैं तोड़ के। इस 2x का इन दोनों के साथ करना है तो 2x माइनस 3, फिर -1 का इन दोनों के साथ करना है तो x माइनस 3। क्लियर है। इस 2x का हमने इन दोनों के साथ किया, सेपरेट लिख दिया, फिर -1 का इन दोनों के साथ किया, सेपरेट लिख दिया। सेम कंडीशन इसके साथ, x का x माइनस 1 के साथ करेंगे, फिर +5 का x माइनस 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब कर दें 2x का x के साथ 2x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x माइनस x प्लस 3 माइनस 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 प्लस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5। ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस माइनस 6x और माइनस x माइनस 7x प्लस 3। ये हो गया x स्क्वायर माइनस का प्लस का 4x। क्यों, देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, माइनस का x और प्लस का 5, सीधी सी बात ये है, -1 और +5 लिखा है तो कितना आएगा 4। एक प्लस और एक माइनस होता है तो काम सब्ट्रैक्शन का होता है, लेकिन लार्जर नंबर में जो साइन होता है वाई साइन हम यहाँ पर लगा देते हैं। ये हो गया -5। इन सबको उठाकर हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये प्लस का इस तरफ आया तो माइनस हो गया, माइनस का 7x, ये इस तरफ आया तो माइनस का 4x, प्लस का 3 और ये इस तरफ आया तो प्लस का 5। 2x स्क्वायर से एक x स्क्वायर गया तो सिंगल x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 और 4 11x और ये हो गया प्लस का 8। अब देखो कंपेयर जब आप करेंगे किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो देखो x स्क्वायर वाली टर्म इसमें भी है और इसमें भी, तो हम कह सकते हैं कि गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ आपको यही बताना था कि ये जो दिया हुआ है इक्वेशन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है शायद, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 25 cos 65 प्लस cos 25 एंड sin 65। इनकी वैल्यू जो है फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले हमने आपको बताया था इसके पहले भी जब हम सेट सॉल्व करा रहे थे और एक्सरसाइज सॉल्व करा रहे थे कि कभी भी यदि आपको इस तरीके की वैल्यू आती है तो आपको 90 की टर्म में जो है उसको लिखना है। और हाँ एक चीज़ और, जैसे कि कितनी भी सारी वैल्यू क्यों ना दी हो, आपको सभी वैल्यू को चेंज नहीं करना है, पेयर में चेंज करना है। पेयर में कहने का मतलब ये है कि 2 के पेयर में 1 को चेंज करना है, 4 के पेयर में 2 को चेंज करना है केवल, ठीक है, सभी को चेंज नहीं करना। तो देखो हम यहाँ इसको चेंज कर ले रहे हैं तो साइन को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 65। भाई 25 को हम 90 माइनस 65 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 90 से 65 जाएगा तो 25 ही बचेगा, ठीक। तो 90 की टर्म में लिख लिया। अब हमने इसको चेंज कर लिया है तो इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमने अभी बताया 1 को चेंज करना है प्लस। अब देखो ये 65 ये 65 है तो इसको भी 65 वाली टर्म में चेंज करेंगे। तो cos 25, तो cos को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 65। 90 से 65 जाएगा तो 25 बचेगा। अब इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, 1 को चेंज करना है केवल। और साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos 65 क्योंकि थीटा की जगह कितना है 65 इंटू cos 65। cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा की जगह 65 और यहाँ भी 65। जब आप cos 65 के साथ cos 65 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर 65 प्लस यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 65। ये हमारे लिए समझ लो एक थीटा के समान है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, कितना होता है 1। तो चाहे साइन यहाँ लिखा हो चाहे यहाँ लिखा हो उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्युनिकेटिव्स लॉ जो है अप्लाई होता है। तो ये हो जाएगा आपका केवल 1 क्योंकि यहाँ भी 65 यहाँ भी 65 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो आपका आंसर आ गया आपका कितना 1। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, इफ sec 4a इज इक्वल टू sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20।
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो सेक को कॉसेक की टर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस 4a, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, सॉरी साइन थीटा होता है, क्या होता है, साइन थीटा। ये तो हुए इनकी बात। अब कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है सेक थीटा, क्या होता है, सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा। ये फॉर्मूले जरूर याद रखें। तो देखो हमने इस सेक को कॉसेक की टर्म में लिख लिया, किसकी, कॉसेक की। तो ये तो चेंज नहीं करना है, कॉसेक a माइनस 20, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो गया, तो ये बचा केवल 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। ठीक है, अब 90 ये माइनस का 4a ट्रांसपोज करके कहां ले जाएंगे हम, राइट हैंड साइड में, और ये माइनस 20 इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 90 प्लस 20 इज इक्वल टू a प्लस 4a। हमने सिर्फ ट्रांसपोज किया दोस्तों, माइनस का 4a राइट हैंड में गया और ये माइनस 20 लेफ्ट हैंड में आया। तो 90 और 20 हो गया 110 इज इक्वल टू 5a। तो a इज इक्वल टू इंटू में है तो 110 अपॉन 5 से कैंसिल करो, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 तो 22। तो a इज इक्वल टू आ गया आपका 22, ये आपका आंसर। दोस्तों हम फिर भी आपको बता दें, फिर से बता रहे हैं और इसके पहले ही बोल चुके हैं कि इन क्वेश्चनों को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। आप अपने तरीके से तैयारी तो रखें, जो आप तैयारी कर रहे हैं उनको करें, लेकिन इन क्वेश्चनों को जरूर देख लें। ठीक है, देखो आप देखो या ना देखो, अगर आप देख भी रहे हैं तो आपके लिए ही फायदेमंद है, नहीं भी देखोगे तो बुक में आप बहुत सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो कम से कम 1 घंटा निकाल के इन सभी क्वेश्चनों को जरूर देख लें। ठीक, तो ये तो हुए कितने क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन हुए। और आगे देखते हैं हम दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है। हाँ, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लिख नहीं रहे हैं, बाद में हम चाहे तो स्क्रीन में आपके क्वेश्चन जो है आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, हाँ कहता है एक 10 मीटर की एक सीढ़ी है, क्या है, सीढ़ी है, ये सीढ़ी है 10 मीटर की, कितने की है, 10 मीटर की। सीढ़ी ऐसे ही लगाते हैं दीवार पर, ऐसा तो नहीं कि एक ऐसी दीवार है और सीढ़ी भी हम ऐसे लगा देंगे, जो सीढ़ी होती है वो तिरछी लगती है। ठीक, एक 10 मीटर की सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से यहाँ से 8 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब इसकी हाइट जो है जहां पर ये सीढ़ी का ऊपरी सिरा है वो 8 मीटर है। इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी और इसको मान लिया सी। तो क्या कह रहा है, दीवार से या वॉल से इस सीढ़ी के निचले हिस्से तक की दूरी आपको जो है बतानी है, तो अपन ने इसको मान लिया x। क्या मान लिया, x। तो दीवार कैसी होती है दोस्तों, सीधी होती है। तो लेट AB इज अ वॉल एंड एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दिख रहा है 90 डिग्री, तो इसके सामने का ये जो है हाइपोटेनियस हो जाएगा, या परपेंडिकुलर के लिए बेस, हमें ये चाहिए है। तो इन अ ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस से क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, अब AC की वैल्यू आपको दी है, कितनी है, 10 का स्क्वायर, ये वैल्यू भी आपको गिवन है 8 का स्क्वायर, और ये आपने मानी है x। तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 64 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ट्रांसपोज हो जाएगा। तो 100 माइनस 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 100 से 64 जाएगा तो बचता है यहाँ पर 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये रूट लग, जब ये एक्स स्क्वायर रूट के सामने आता है तो अंडर रूट लग जाएगा, तो हो जाएगा 36 इज इक्वल टू एक्स, और ये किसका स्क्वायर रूट है, 6 का, तो 6 मीटर। तो यहाँ से इस वॉल से यहाँ सीढ़ी के निचले हिस्से तक की दूरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 6 मीटर, और यही है आपका आंसर, यही है आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, चलो ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि
यदि हम एक कॉइन उछालते हैं तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो बहुत ही इजी है, इन क्वेश्चनों पर ध्यान देना। इन क्वेश्चनों के या प्रोबेबिलिटी के जो है क्वेश्चन नंबर जो है कहीं नहीं जाने चाहिए आपके। क्यों नहीं जाने चाहिए? 6 नंबर की प्रोबेबिलिटी आनी है, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं और जो है 2 नंबर का MCQ आने हैं। तो बहुत ही इजी चैप्टर है, इनको हाथ से बिल्कुल भी न जाने दें। कह रहा है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो टोटल जो होते हैं तो हम बोले हैं P/PS, ये कितने होते हैं? 2, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन उसने बोला है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो PE1 जो होगा NE होता है दोस्तों, एक सेकेंड डाउट था, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर ये जो होता है वो होता है NS और हम इसको लिखेंगे NE। तो हेड केवल एक बार आएगा, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी P1 = NE1 अपॉन NS। हाँ देखो यहां पर बहुत अच्छे से समझिएगा कि ये जो दिख रहा है ये कितनी है, केवल 2, और ये कितना है, केवल 1। हमेशा NS यानी कि टोटल जो इवेंट होते हैं, जो टोटल आउटकम्स होते हैं, वो हमेशा डिनोमिनेटर में लिखना है। टोटल आउटकम हमेशा डिनोमिनेटर में लिखना है। इस चीज को बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए कि टोटल आउटकम्स, टोटल इवेंट्स जो होते हैं वो हमेशा डिनोमिनेटर में लिखना है, नीचे लिखना है, गलती बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2। ये हो गया हेड आने की प्रोबेबिलिटी। सेम कंडीशन टेल आने की, तो टेल आने की जैसे हम NE2 माने, ठीक है, तो टेल भी केवल एक ही बार आता है, तो वो हो गया 1। तो ये उसको हम मान लो PE2 = NE2 अपॉन NS = 1/2। तो ये भी 1/2। हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। एक फॉर्मूला है दोस्तों, इसका देख लीजिएगा। जैसे लिखा है PE बार, ये होती है होने की प्रोबेबिलिटी, और ये होती है PE बार = ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी को यदि आप ऐड करेंगे तो हमेशा आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1। अब यहां से क्वेश्चन बनते हैं MCQ में कि होने की प्रोबेबिलिटी = 1 माइनस ना होने की प्रोबेबिलिटी। क्यों? आपको सिर्फ ये याद रखना है कि होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी = 1। तो जब होने की बात हो तो 1 से ना होने को सब्ट्रैक्ट कर दो, और जब ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछे तो होने की प्रोबेबिलिटी को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो। ये तीनों फॉर्मूले जो हैं आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, MCQ की दृष्टि से बहुत ही IMP है। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एक डाइस है, डाइस समझते हैं, जो आप लूडो खेलते हैं तो ये जो डाइस होता है इसमें कितने 1 2 3 4 5 एंड 6 डिजिट होते हैं। कितने? 6 डिजिट, 1 से लेकर से 6 तक के डिजिट होते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक डाइस है, उसको यदि हम फेंकते हैं तो 4 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? क्या कह रहा है? 4 से बड़ा। तो सबसे पहले तो हम बता दें कि NS टोटल कितने हैं आउटकम? 6। 1 2 3 4 5 6 टोटल आउटकम 6 है। अब आते हैं NE पर, नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक, क्या कह रहा है? 4 से बड़ा नंबर यानी कि ग्रेटर देन 4। तो 4 से बड़ा नंबर कौन कौन से? 5 और 6। तो यहां लिख लो 5 और 6, टोटल कितने हो गए? 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? PE = NE अपॉन NS। तो 2/6 = 1/3। 1/3। तो 4 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/3। चलो ठीक है, इसी से रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चन यहीं पर आपको बता दें। अगर वो कहता है कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो इवन नंबर देखिए कौन कौन से होते हैं? 2 4 और 6। इवन नंबर वह नंबर होते हैं जो 2 से पूरे के पूरे डिविजिबल हो जाते हैं, 2 से पूरा डिवाइड जिनमें चला जाता है, जो 2 की टेबल में आते हैं। इस चीज का ध्यान रखें। तो अब वो बोलता है कि एक डाइस है, उसको यदि हम फेंकते हैं एक बार तो उसमें इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो देखो सबसे पहले तो इवन नंबर आपको बताना पड़ेगा। तो 1 2 3 मतलब कौन कौन से हैं? 2 4 और 6। तो कितने होगा? ये 3। तो ये हमें मालूम है कि फेवरेबल आउटकम जो होते हैं ऊपर होते हैं और टोटल आउटकम जो होते हैं वो नीचे। तो टोटल तो भाई 6 है डाइस में, लेकिन फेवरेबल कितनी है? 3। तो 1/2 ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी के उल्टा यदि वो पूछता है, अपोजिट पूछता है कि ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ऑड नंबर 3 होते हैं, कौन कौन से? 1 3 और 5। तो ये भी कितना हो जाएगा? NE अपॉन NS। भाई फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 3, क्योंकि ऑड नंबर 3 होते हैं। 3/6 = 1/2। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन यदि आता है तो आपको बताना है। ठीक, यदि वो बोलता है कि बेटवीन से 1 and 6, 1 और 6 के बीच
1 एंड 6, 1 और 6 के बीच के नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 1 और 6 के बीच में, 1 एंड 6 के बीच में कौन कौन से नंबर हैं? 2, 3, 4, 5। तो कितने हो गए? 4/6, मतलब से 2 2 जा 4, 2 3 जा 4, 2/3। तो इस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फेवरेबल आउटकम हमेशा न्यूमरेटर में होते हैं और टोटल आउटकम जो होते हैं वो डिनोमिनेटर में होते हैं। प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में कहीं पर भी यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम समझ में आती है तो आप जरूर बताएं। वैसे भी पेपर की काफ़ी टाइम है, यदि हो सके इसको देख लो, समझ में ना आए तो आप बता सकते हैं, ठीक है। हम आपको 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर सभी प्रकार के क्वेश्चन जो है कंप्लीट करा देंगे। आप दोस्तों यदि आप कहीं और वीडियो देखते हैं यूट्यूब में, यदि आप कहीं IM पे देखते हैं तो आपको सिर्फ क्वेश्चन बताए जाएंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन नहीं बताए जाएंगे। हम यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन बताएंगे, चाहे 3 नंबर वाले हो चाहे 4 नंबर वाले हो, सभी का सॉल्यूशन बाकायदा आपको बताया जाएगा, जिससे कि आपको कहीं और जाने की जरूरत न पड़े। अगला क्वेश्चन है इसी का, प्रोबेबिलिटी का एक और क्वेश्चन है। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, हम कम से कम 50-60 क्वेश्चन आपको बताएंगे 2 नंबर वाले, जिसमें कि कंपलसरी जो है क्वेश्चन आएंगे। कौन सा था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर तो भूल गए, 18 समझ लो, है ना। 18 है, कह रहा है कि एक डब्बे में, ये एक डब्बा है, एक डब्बे में 5 जो है रेड बॉल है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, 5 रेड बॉल है, 8 जो है व्हाइट बॉल है, व्हाइट सफेद, है ना, 4 जो है ग्रीन है, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, 4 कितने हैं? ग्रीन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसकी तो 95% चांस है कि ये क्वेश्चन जो है आने की पॉसिबिलिटी जो है, वही पॉसिबिलिटी पढ़ रहे हैं। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? पॉजिटिव। जो इवेंट्स घटने वाला है, होने वाला है, उसका अनुमान हम पहले से लगा लें, गैस कर लें। क्या कह रहा है क्वेश्चन? यदि किसी एक कंटेनर में 5 रेड बॉल है, 8 व्हाइट है और 4 ग्रीन बॉल है, ठीक है, तो यदि हम इस पर ऐसा हाथ डालें रैंडमली, तो एक कंचा निकालें, एक बॉल या एक मार्बल निकालें, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह जो कंचा या मार्बल होगा वो ग्रीन नहीं होगा? ग्रीन नहीं होगा, नहीं होना मतलब ना होने की प्रोबेबिलिटी। और अभी आपको क्या बताया था कि ना होने की प्रोबेबिलिटी होती है 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी। ना होने की प्रोबेबिलिटी मतलब 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी। कभी भी यदि क्वेश्चन आता है ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए, तो आपको पहले उस इवेंट्स की होने की प्रोबेबिलिटी जो है फाइंड करनी पड़ेगी। यदि आप नहीं करते हैं, डायरेक्ट निकाल देते हैं, जैसे कि हम बात करें इन दोनों को ऐड करके आप निकाल दोगे, तो उसमें नंबर जो है आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि सटीक जो है आपका फॉर्मूला वो है। तो ग्रीन ना होने की, सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि टोटल मार्बल्स कितने हैं। तो टोटल मार्बल्स है 5 + 8 + 4, तो कितने हो गए? 17। देख लीजिए गलती ना हो, गलती हो भी जाए तो आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। 17। अब ग्रीन कितने हैं भाई? ग्रीन की बात करें तो Ne = हो जाएगा ग्रीन 4, तो होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी Pe = फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स = 4/17। अब ना होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी Pe बार, 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी। यही फार्मूला भी बताया था, ना होने वाली में बार लग जाता है ऊपर, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी = 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी। तो ग्रीन ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 4/17। सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, एलसीएम आया 17, ये हो गया 17 माइनस 4, तो ये हो गया आपका 13/17। 13/17 ये आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। कुछ भी पूछे, उसने बोला, यदि वो बोलता कि व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो ये हो जाएगी 8/17। यदि कैंसिल होता तो कैंसिल कर देते। यदि वो कहता है कि रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5/17। ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछेगा इसका, तो 1 माइनस 5/17। अगर वो बोले कि व्हाइट ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 1 माइनस 8/17। तो इस तरीके से आपको जो है कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बढ़िया आराम से रिलैक्स होकर आप क्वेश्चन पढ़ें। वैसे भी जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं उनको जरूर आप एक बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, इस तरीके का डायग्राम बना है और वो बोल रहा है एडी फाइंड करिए। क्या करिए? एडी फाइंड करिए। यदि डीई एंड बीसी पैरेलल है, मतलब ये जो बीसी दिख रहा है और ये जो डीई दिख रहा है वो पैरेलल है, तो एडी वाली वैल्यू ये आपको फाइंड करनी है। ये है थेल्स थ्योरम। क्या कहती है? थेल्स थ्योरम देख लीजिए क्या कहती है। कहती है यदि कोई ट्राइंगल है, अच्छा बड़ा बनाना है, नहीं दिख रहा है। यदि कोई ट्राइंगल है ना, यदि कोई ट्राइंगल है जैसे कि ए, बी और सी, इस ट्राइंगल की 3 साइड है, 3 साइड में से किसी एक साइड के पैरेलल यदि आप एक लाइन खींचें, किसी भी साइड के पैरेलल खींचें, जैसे कि यदि ये हो गया आपका ए बी सी, अभी हमने बी सी के पैरेलल एक लाइन खींची डी ई, यदि हम ए सी के पैरेलल खींचना चाहें तो ए ई के पैरेलल भी हम डी ई खींच सकते हैं, है ना।
तो यदि ट्राइंगल में किसी एक साइड के पैरेलल यदि हम एक लाइन खींचते हैं तो वो बाकी की बची हुई दो साइडों को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो इनके जो रेशियो होंगे वो इक्वल होते हैं, मतलब से AD अपॉन DB ये दोनों साइड और AE अपॉन EC ये थेल्स प्रीमिस थ्योरम से, ठीक है, इक्वल होते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ लगाना है और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे गिवन है, जो गिवन है। तो हमें क्या क्या गिवन है दोस्तों, देखिएगा BD आपको गिवन है कितना है 7.2 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको AE गिवन है कितना दिया है 1.8 सेंटीमीटर। EC भी आपको गिवन है कितना दिया है 5.4 सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल, अच्छा ट्राइंगल एंगल नहीं लिखे हैं, सीधे लिखते हैं बाय थेल्स थ्योरम। इंग्लिश में नहीं जाइएगा, थोड़ी सी गलती हो जाती है, अच्छे से आती नहीं इंग्लिश ना, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फिर भी यदि कहीं गलती हो तो आप जरूर बताएं, ठीक है। मैथ्स में यदि कहीं गलती हो तो बाय थेल्स थ्योरम। तो हम क्या करेंगे AD अपॉन DB या BD लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, AE अपॉन EC। तो AD की वैल्यू तो मालूम है नहीं है, ये तो अपन को फाइंड करना है। इसकी मालूम है BD की कितनी है 7.2, AE कितना दिया है 1.8, EC कितना दिया है 5.4। क्लियर। तो ये हो जाएगा AD इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 7.2 इंटू 18 इंटू 10, ये डेसिमल का 1। देखिए यदि लिखा है 1.8, इधर डेसिमल हटाना है तो डेसिमल का 1 करते हैं, उसके बाद जितने डिजिट होते हैं जीरो लगा देते हैं, डेसिमल हट गया। सेम कंडीशन यदि इस तरीके से लिखा है 9.1 तो हम ऊपर 1 लगा दिए डेसिमल के बाद और एक डिजिट है तो जीरो, तो इसको अपन लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक। तो देखो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट का हमने 1 लगाया और उसके बाद एक सिंगल डिजिट था तो एक जीरो, 18 की जगह हम लिख दिया 10 और ये 54 पूरा हो गया। इस 7.2 को जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम यहाँ ले गए हैं, इसका भी हम डेसिमल हटा दें तो ये हो जाएगा 10, ठीक। देखो काटते हैं, 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, ठीक। अब 3 से कैंसिल करते हैं तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। तो ये हो गया दोस्तों आपका AD इज इक्वल टू 24 अपॉन 10। तो हम इसको लिखेंगे 2.4, ये आपका आंसर। तो ये रहे जो दोस्तों क्वेश्चन। अभी हम आपको 60 क्वेश्चन कराएंगे, तो अभी ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही वीडियो में जो है आपके क्वेश्चन हो जाए। कुछ क्वेश्चन अभी हम दे रहे हैं जिसको आपको खुद से सॉल्व करना है, कोशिश करनी है। चैप्टर नंबर 1 के वो क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन वाले, है ना, तो उस क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन पहले, फिर उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। हमें 60 क्वेश्चन केवल करना है, 60 क्वेश्चन जो है केवल करना है, और वो 60 क्वेश्चन आपने देख लिए तो 2 नंबर वाले आपके क्वेश्चन कहीं नहीं गए। पेपर के बाद आप जरूर बताएं यदि क्वेश्चन आते हैं तो, ठीक। पता चले कि पेपर के बाद भूले जाएं, ना आए तो बताना, और अगर आते हैं तो बताइएगा आप। ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 19, HCF गिवन है 306 एंड 657 का LCM दिया है, HCF दिया है 9 एंड LCM जो है आपको निकालना है 306 और 657 का। ध्यान रखिएगा ये निकालना है। HCF 9 दिया है, LCM ये दिया है। एक फार्मूला बता दें, आप अप्लाई करिएगा। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकेंड नंबर है, तो ये होता है फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, ये फॉर्मूला होता है, यहां पर अप्लाई कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है सो दैट 5 minus √3 is a irrational number, irrational number। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों कि फाइंड द HCF, फाइंड द HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड ध्यान रखिएगा, फैक्टराइजेशन मेथड किस किस का 12, 15 एंड 21। क्वेश्चन नंबर 21 था, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं दोस्तों। हाँ एक चीज और, वीडियो को यदि आप पसंद करते हैं, आपको समझ में आता है, हेल्पफुल लगती है तो जरूर शेयर करें,
और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। पेपर होते होते तक आपको 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर वाले सभी क्वेश्चन जो हैं अच्छे से क्लियर करा दिए जाएंगे और 1-2 वीडियो जो है आपको MCQ से रिलेटेड जो है प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।